हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। पिछले वीडियोस में मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया था। आज हम उसी पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। आज का जो वीडियो है उसी स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है, प्लीज आप उस वीडियोस को देख लीजिए पहले, मतलब पिछला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आज के वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको पॉइंट्स कनेक्टेड मिलेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर, ये क्या है, कहता है, ध्यान से देखना है। तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि रॉकेट प्रक्षेपण का जो प्रोपेलेंट होता है उसके रिसर्च के लिए, रिसर्च इन प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स, रॉकेट प्रक्षेपण के प्रणोदकों में अनुसंधान करता है वहां पर। उसके बाद उपग्रह प्रक्षेपण का विकास करता है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम वहां पर किया जाता है। कहां पर? तो याद रखना है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि वहां पर प्रोपेलेंट जो होता है, प्रणोदक जो होता है, उस पे रिसर्च होता है और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस, जो उपग्रह प्रक्षेपण है उसका विकास किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है, थुम्बा, थुम्बा जिसे रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आकर इकट्ठी होती है, रुकती हैं और वहां से फिर खुलती है, डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ती है, तो उस जगह को रेलवे स्टेशन कहते हैं, है ना। उसी तरह से जहां से सारे रॉकेट अंतरिक्ष के लिए यात्रा करती है उसको अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष स्टेशन या प्रक्षेपण स्टेशन, रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन, जहां से रॉकेट जो है वो लॉन्च करेगा, इसीलिए अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो तुम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन, कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है, केरला में, केरल में स्थित है। अगला पॉइंट कहता है, श्रीहरिकोटा आइलैंड लाइज नियर, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो कहां पर है? तो पुलिकट लेक के पास में है। कहां पर है? पुलिकट लेक के निकट है। और ये जो पुलिकट झील के निकट स्थित है, तो कहता है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। जो श्रीहरिकोटा है वो, श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, द्वीप है, जहां पर से प्रक्षेपण होता है, वो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा जो है वो क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो कहता है ये खास करके आंध्र प्रदेश के आसपास में है। कहता है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच स्थित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहां स्थित है। श्रीहरिकोटा में क्या है? इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर जो है वो यहीं पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में ही स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहां है? बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच स्थित है, एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा द्वीप। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है श्रीहरिकोटा द स्पेस पोर्ट, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहां पर स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने बताया आंध्र प्रदेश के आसपास है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के आसपास है। पोर्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह, अंतरिक्ष बंदरगाह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे अगर पॉइंट पे बात करते हैं तो कहता है द ब्लैक बॉक्स, द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो हवाई जहाज है उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का उसका कलर होता है। ऐसा नहीं कंसीडर करना है कि ब्लैक बॉक्स अगर उसे कहा जा रहा है तो उसका रंग काला होगा, उसका रंग कैसा होगा? ऑरेंज होगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ब्लैक कलर मार के आ जाते हैं, लेकिन उसका कलर कैसा है? ऑरेंज होता है।
क्या होता है उसमें लास्ट टाइम जो इमरजेंसी के समय एरोप्लेन में दुर्घटना से पहले इमरजेंसी के दौरान जो बातचीतें होती है या फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें रिकॉर्ड होते हैं, तो वही क्या है आपका ब्लैक बॉक्स होता है। तो क्या है ब्लैक बॉक्स जो हवाई जहाज में होता है उसका रंग कैसा होता है, तो नारंगी रंग का होता है। आगे अगर हम पॉइंट करें तो काकरापार जो है वो क्या है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापार क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि आपका कहां पर है, गुजरात में है। याद रखिएगा काकरापार कहां है, गुजरात में है। उसके बाद पोखरन में क्या है, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट साइट है। एटॉमिक बॉम्ब को ब्लास्ट करने का साइट है। पता होगा जो भारत ने एटॉमिक बॉम्ब का विकसित किया उसको पोखरन में ही परीक्षण किया था। पोखरन कहां पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। तो पोखरन में क्या है, तो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट साइट है। एटॉम बम को वहां पर ब्लास्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थुम्बा अभी हमने जस्ट बताया क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। रॉकेट को यहां से लॉन्च किया जाता है। थुम्बा कहां पर है, केरल में। श्रीहरिकोटा कहां क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है, सैटेलाइट को यहां से लॉन्च किया जाता है। कहां से, श्रीहरिकोटा से। आगे पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। जल्दी से जल्दी इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी आप लोग करते चलें। चलिए, इस दिन चंद्रयान-1 जो चंद्रयान-1 था, चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। किस डेट को चंद्रयान-1 जो है वो चंद्रमा के और कक्षा में, चंद्रमा के ऑर्बिट में जो है वो प्रवेश किया। लूनर ऑर्बिट कहते हैं उसको। किसमें, लूनर ऑर्बिट में कब प्रवेश किया, तो याद रखिएगा 8 नवंबर 2008 को। कब प्रवेश किया, 8 नवंबर 2008 को जो है चंद्रयान-1 जो है वो लूनर ऑर्बिट, किसके, मून के लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भारत के मिशन चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान का नाम है। अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा गया है चंद्रमा के मिशन के लिए, तो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 याद रखेंगे कि चंद्रमा के लिए जो मिशन पर भेजने के लिए जो यान है उसका नाम क्या रखा गया है, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, चंद्रयान-1 को आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 को कहां से लॉन्च किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अब आंध्र प्रदेश क्या है, श्रीहरिकोटा का स्टेशन है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, कहता है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भी पॉइंट क्या आएगा हमारा, आंध्र प्रदेश का ही। क्या पॉइंट में आता है, आंध्र प्रदेश आता है। अगले पॉइंट में बात करें तो द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV used by ISRO, Indian Space Research Organization, to launch Chandrayaan-2 spacecraft. The geosynchronous satellite launch vehicle used by ISRO to launch Chandrayaan spacecraft. तो क्या था, GSLV MK3M1। ठीक है, आगे पॉइंट में बात करते हैं तो कहता है कि द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लान टू गो ऑन द मून। विश्व का पहला प्राइवेट फ्लाइट जो मून पर जाने के लिए तैयार होने वाला है या फिर मून पर जाने का निजी उड़ान भरेगा, तो उसका नाम क्या है, तो कहता है मून एक्सप्रेस। उसका नाम क्या रखा गया है, मून एक्सप्रेस। कहता है चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली निजी उड़ान योजना का नाम क्या रखा गया है, तो कहेंगे मून एक्सप्रेस। क्या नाम कहेंगे उसका, मून एक्सप्रेस कहेंगे। अगले पॉइंट में जिक्र करते हैं इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान। इसरो द्वारा प्रक्षेपित जो मंगलयान था, जो लॉन्च्ड मंगलयान था, उसके बारे में क्या है, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, ने
भारत को पहला ऐसा देश बना दिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भारत को पहला ऐसा देश बना दिया, पहला देश, विश्व का पहला ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को पहले ही प्रयास में, अपने अंतरिक्ष यान को पहले ही प्रयास में मंगल की परिक्रमा करने में सफलता प्राप्त की। याद रखिएगा, इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन है? मंगलयान जो है वो, उसका दूसरा नाम या फिर उसको क्या कहा जाता है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। किस मिशन नाम से जाना जाता है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है। भारत ने इसका निर्माण किया और भारत पहला देश बन गया जिसने कि पहले प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, याद रखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल की परिक्रमा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। मतलब उस यान को मंगल के चारों तरफ परिक्रमा करने में सफलता प्राप्त कर ली। आगे पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है? तो ध्यान से देखेंगे, कहता है तियानवेन-1 इज, तियानवेन-1 क्या है? तो स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना, चीन का अंतरिक्ष यान है। चीन का अंतरिक्ष यान कौन है? तो कहेंगे तियानवेन-1। तियानवेन-1 जो है वो चाइना का अंतरिक्ष यान है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगस्त 2016 में, अगस्त 2016 में चीन ने माइसियस नामक एक प्रणाली विकसित की जो कि क्या है? एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। याद रखिएगा, तो 2016 में चीन ने माइसियस जो है, माइसियस नाम का एक प्रणाली जो है, एक सिस्टम डेवलप कर लिया जो कि क्या है? एक क्वांटम उपग्रह है, एक क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, एक क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। याद रखिएगा, क्या है? एक क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे कहता है मार्च 2019 में इसरो और सीएनईएस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब सीएनईएस जो है वो कहां की एजेंसी है? याद रखिएगा कि क्या किया? दो एजेंसी, इसरो भारत का और सीएनईएस जो एक एजेंसी और है, इसने क्या किया कि समुद्री निगरानी, संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया। वो कौन सा देश है जिसकी एजेंसी सीएनईएस है? तो याद रखिएगा, फ्रांस है। कौन है? फ्रांस का जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? सीएनईएस। आगे पॉइंट में बात करते हैं, कहता है 2018 में इस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह ले जाने वाला एक रॉकेट बनाया। उस रॉकेट का नाम क्या है? JAXA। तो पूछा जाएगा ये कहां का है? तो याद रखिएगा, जापान का है। क्या? कहां का है? तो जापान का है। तो सबसे छोटा उपग्रह ले जाने वाला जो रॉकेट है JAXA को लॉन्च किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कब? 2018 में। याद रखिएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट जो है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट जो है वो JAXA है। कहां का है? जापान का है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, कहता है आर्कटिक की जलवायु पर नजर रखने के लिए किस देश ने आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च किया? आर्कटिका M उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया आर्कटिक की जलवायु पर निगरानी रखने के लिए? तो याद रखिएगा, वो कौन सा कंट्री है? तो रूस है। वो कौन सी कंट्री है? तो रूस ने एक आर्कटिका M नामक उपग्रह को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? तो आर्कटिक की जलवायु पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। अगला पॉइंट है, कहता है द निसार सैटेलाइट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है
निसार मिशन को डेवलप किया गया या बनाया गया? तो याद रखिएगा, नासा और इसरो, नासा और इसरो के ज्वाइंट मिशन, नासा और इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अगला है नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला स्थित है। नासा की जो जेट प्रोपल्सन है, प्रोपल्सन जो प्रयोगशाला है वो कहां पे है? पासाडेना में। कहां पे है? पासाडेना में है। आगे पॉइंट में चलते हैं हम लोग। कहता है कि स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा विच हैज कंफर्म्ड, जिसने कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून, मून पर जल के होने को किसने प्रमाण किया? प्रेजेंस ऑफ वाटर को किसने बताया, किसने कंफर्म किया? नासा का सैटेलाइट जिसने कि क्या किया? मून पर याद रखिएगा, कहां पर? मून पर जल होने को कंफर्म किया, मतलब वहां पर जल है, प्रेजेंस है जल का, उसको कंफर्म किया। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? सोफिया। क्या नाम है? सोफिया जो है एक यान है ना, अंतरिक्ष यान है नासा का, जिसने यह कंफर्म किया, इसकी पुष्टि की कि चंद्रमा पर, मून पर जो है वो जल है या जल की मौजूदगी के बारे में बताया। किसने? सोफिया ने। अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो कहता है नासाज डीप इंपैक्ट स्पेस मिशन वाज एम्प्लॉयड टू टेक डिटेल्ड पिक्चर ऑफ। जो नासा का डीप इंपैक्ट मिशन है, डीप इंपैक्ट स्पेस मिशन जो है वो इंप्लाई किया गया किस चीज के लिए? किसका डिटेल्ड पिक्चर लेने के लिए? तो टेम्पल 1। किसके लिए? टेम्पल 1 कॉमेट के न्यूक्लियस के लिए। कॉमेट न्यूक्लियस, टेम्पल 1 कॉमेट न्यूक्लियस के लिए। आगे के पॉइंट में बात करें तो नासा के डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन का उपयोग टेम्पल 1 धूमकेतु नाभिक की विस्तृत तस्वीरें लेने के लिए किया गया। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है अमॉन्ग द फिनिक्स, रॉजर, फ्लोरिडा एंड कैनाडे द नेम ऑफ नासाज व्हीकल ऑन मार्स। इनमें से कौन सा व्हीकल जो है वो नासा का है जो मार्स के लिए है, मंगल के लिए है? तो याद रखिएगा फिनिक्स जो है याद रखना है, फिनिक्स जो है इनमें से क्या है? जो यान है, जो क्या है? एक व्हीकल है, ठीक ना, वाहन है जो मंगल के लिए था, इनमें से फिनिक्स है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, जनवरी 2004 में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी रोवर, 2004 में मंगल पर, मार्स पर पहुंचने वाला पहला जो रोवर था उसका नाम क्या है? स्पिरिट। क्या नाम है? स्पिरिट। याद रखेंगे, जो अमेरिका का पहला रोवर 2004 में जो छोड़ा गया पहला रोवर था, वो जो पहुंचा है उस रोवर का नाम क्या था? स्पिरिट था। क्या था? स्पिरिट। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अमेरिकी जर्नल साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रह में भूमिगत जल का विशाल भंडार मिला है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पर, किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर जो है, याद रखिएगा मंगल ग्रह पर जो है वो, ऐसा किसने कहा? यूएस जर्नल साइंस जो है, जो 26 जुलाई 2018 को क्या हुआ? रिलीज हुआ था, एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था, उसमें यह बताया गया कि मंगल के अंदर, अंडरग्राउंड में जो है, जमीन के अंदर जो है वो विशाल जल का भंडार है। भूमिगत झील का पता लगा, एक विशाल भूमिगत झील का पता लगा है। किस पर? मंगल पर, मार्स पर। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के अब तक मिले सबूतों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? अभी तक नासा जो रिसर्च कर रही है मंगल पर जीवन की संभावनाओं के लिए, उसमें नासा को मेनली मिला क्या है? तो पहले अभी जस्ट मैंने बताया कि पानी का विशाल जल, भूमिगत जल का
भंडार मिला है, झील मिला है। दूसरा क्या कहता है, तो कहता है जिप्सम मिला है, पानी मिला है, जिप्सम मिला है। और क्या चीजें मिली है, तो कहता है मीथेन गैस भी मिला है। मीथेन क्या है, गैस है, कार्बन से मिला हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ गैस है। तो कहता है कि 3 चीजें मिली है नासा को मंगल पर। कहता है कौन सा, पानी मिला है, दूसरा पानी के साथ जिप्सम मिला है, जिप्सम के अलावा और क्या चीजें मिली है, तो मीथेन मिला है। कहां पर मिला है, मंगल ग्रह पर। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं वहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट में बात करते हैं। 2-3 स्लाइड और है जिसको कि हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। कहता है ग्रिस्ड लाइटनिंग 10 GL10, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GL10। तो ग्रिस्ड लाइटनिंग 10 किससे संबंधित है, तो नासा द्वारा परीक्षण किया गया इलेक्ट्रिक विमान है। याद रखिएगा, ग्रिस्ड लाइटनिंग 10 जो है वो नासा द्वारा परीक्षण किया गया, नासा ने परीक्षण किया है। क्या है ये, एक इलेक्ट्रिक विमान है, एक इलेक्ट्रिक प्लेन है। आगे पॉइंट पे बात करें तो मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, मीथेन गैस जो है वो किन ग्रहों के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है, तो मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के एटमॉस्फेयर में क्या है, मीथेन गैस की मौजूदगी है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है कि अमॉन्ग द कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न मतलब शनि कंटेन्स द गैस, इनमें से कौन जो शनि के एटमॉस्फेयर में है, कहते हैं मीथेन गैस है। शनि के एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुतायत मात्रा में मीथेन गैस है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन के बीच शनि के वायुमंडल में यह गैस मौजूद है। तो कौन सा गैस, मीथेन गैस ज्यादा मौजूद है। अगले पॉइंट में, शनि के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कौन सी गैसें हैं, तो याद रखिएगा कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। शनि ग्रह पर कौन से गैसें अधिक मौजूद है, बड़ी मात्रा में मौजूद है, तो कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम। कहता है कि सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, सबसे कम डेंसिटी वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह, शनि ग्रह है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। 4 जुलाई 2006 को, 4 जुलाई डेट भी याद रखते चले साथ में ताकि आपको कंफ्यूज ना होना है ना। डेट अगर याद नहीं रखेंगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है कंफ्यूजन, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्षयान, जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्षयान जिसका नाम डिस्कवरी, के ईंधन टैंक में भरा था। क्या भरा था, 4 जुलाई 2006, याद रखिएगा कि 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्षयान जिसका नाम डिस्कवरी है, के ईंधन टैंक जो फ्यूल टैंक है में क्या भरा हुआ था, तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का मिश्रण। क्या भरा हुआ था, तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का मिश्रण भरा हुआ था। आगे पॉइंट पर बात करते हैं। तो कहता है अपोलो 8 वाज लॉन्च्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑन, अपोलो 8 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा दिसंबर 21 1968 को। कौन, अपोलो 8 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो दिसंबर 21 1968 को लॉन्च किया गया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सेलेन 1 द लूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग्स टू, सेलेन 1 जो है चंद्र ऑर्बिटर मिशन किसका है, तो याद रखना है अपने को किसका है, जापान का है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है जेट इंजन और रॉकेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो जेट इंजन जो होता है, जो जेट फाइटर जेट वगैरह सब होता है, उसके इंजन
और रॉकेट के जो इंजन है, रॉकेट के संबंध में क्या डिफरेंस है, क्या कथन है? तो याद रखिएगा, जेट का जो इंजन होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके काम कर लेता है, लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो यहां पर क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आसपास की हवा का उपयोग कर लेता है। जेट इंजन जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि कोई भी फ्यूल तभी जलेगा जब उसमें ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या है, उसको जलाने का काम करता है, एक इमीडिएटर का काम करने लगता है। कहता है कि जो जेट इंजन है वो अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है आसपास की हवा से कर लेता है, आसपास की जो हवाएं हैं उससे अपना ऑक्सीजन वो निकाल लेता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अंतरिक्ष में इसलिए जो है वो गति करने के लिए जेट इंजन जो है वो सही नहीं है। तो क्या है, एक रॉकेट तरल रूप में ऑक्सीजन की अपनी आपूर्ति करता है। जो रॉकेट, जो आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग जो करते हैं हम लोग, रॉकेट से जो करते हैं, वो रॉकेट जो है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो भरा जाता है और हाइड्रोजन भी साथ में होता है, वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। आगे बात करेंगे, कहता है जेट विमान निचले समताप मंडल में, निचले संताप मंडल में बहुत आसानी से सुचारू रूप से उड़ते हैं, सुचारू रूप से उड़ते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है। तो याद रखिएगा, जो समताप मंडल है, निचला संताप मंडल है, उसमें बादल या जलवाष्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जलवाष्प और बादल नहीं होता है। निचले संताप मंडल में ऊर्ध्वाधर हवाएं, वर्टिकल एयर्स जो है वो नहीं चला करती हैं, इसलिए संताप मंडल में जेट में विमान जो है उसको चलना आसान हो जाता है, आराम से चल सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वह सिद्धांत जिस पर जेट इंजन काम करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और साथ में याद रखिएगा, जेट इंजन जब उड़ता है, जब फायर करता है, बस्ट करता है, और जब वो ऊपर उठता है तो वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी यूज होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के थ्रू ही वो क्या करता है, फोर्स लगाया, एक्शन दिया, उसका रिएक्शन मिलता है जिससे कि वो ऊपर उठता है। यहीं पर आपका संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत आता है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मोमेंटम के कंजर्वेशन पर काम करता है। आगे के पॉइंट में बात करेंगे, उपग्रह है। उपग्रह क्या है? तो संताप मंडल में स्थित उच्च ऊंचाई वाला हवाई पोत है। क्या है? एक हाई एल्टीट्यूड पे एयरशिप है जो पोजीशन्ड है इन स्ट्रेटोस्फीयर। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, क्रायोजेनिक इन टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो है वो क्या बताता है? स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर से क्रायोजेनिक टेम्परेचर समझ में आता है? याद रखिएगा, बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, बिलो 150 डिग्री मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो तापमान होता है इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है निम्न तापमान क्रायोजेनिक्स, निम्न तापमान को क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग क्या चीज में अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष की यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा में। दूसरा, चुंबकीय उत्तोलन में। तीसरा, टेलीमेट्री में, किसमें? टेलीमेट्री में आदि में होता है। किसका? क्रायोजेनिक्स या फिर निम्न तापमान का अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रा में होता है, दूसरा चुंबकीय उत्तोलन में होता है, तीसरा टेलीमेट्री में होता है। आगे पॉइंट में बात करें तो क्रायोजेनिक्स इंजन का अनुप्रयोग, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक्स जो आपके इंजन्स हैं उसका एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग कहां पर होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका यूज आता है, अनुप्रयोग होता है। आगे के पॉइंट में बात करें, क्रायोजेनिक्स इंजन्स यूजेस, क्रायोजेनिक इंजन जो है वो क्या चीज का इस्तेमाल करता है ईंधन के रूप में? कहता है लिक्विड ऑक्सीजन। किसका उपयोग करता है? लिक्विड ऑक्सीजन। किसके रूप में? एज ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइज करने के लिए, किसी भी फ्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन होता है। दूसरा क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन एज द फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन एज द
फ्यूल। हाइड्रोजन को जलाने के लिए जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजर का काम करता है और हाइड्रोजन फ्यूल को कंबस्ट करता है, जलाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट है, क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन, क्रायोजेनिक इंजन जो है वो कहां पर प्रयोग होता है? स्पेस शटल में, अंतरिक्ष शटल में इसका प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में बात करें, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट में, रॉकेट को प्रोपल्सन करने में मतलब उड़ाने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? कहता है लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और किरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल कहते हैं इसको, किरोसिन को हिंदी में मिट्टी तेल। कौन सा? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और किरोसिन मतलब मिट्टी तेल। रॉकेट प्रणोदक के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है: द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल का। अगले पॉइंट में बात करें तो कहता है भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में सही कथन। भारत का जो प्रक्षेपण यान है उसमें कहता है संदर्भ में सही कथन क्या है? तो हमारे पास दो है, एक पीएसएलवी और दूसरा जीएसएलवी। पीएसएलवी और जीएसएलवी कहता है पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों के निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो क्या करता है? तो अर्थ के रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर, मतलब अर्थ के अंदर जो एक्सप्लोरेशन करना होता है उसके लिए उसको देख रेख करने के लिए यूज में आता है। कौन जो लॉन्च करता है? पीएसएलवी। दूसरा जीएसएलवी जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करता है। पीएसएलवी किसको लॉन्च कर रहा है? तो कहेंगे यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, अर्थ के रिसोर्स को मॉनिटर करने के लिए। किससे? पीएसएलवी से लॉन्च किया। जीएसएलवी से किसको लॉन्च करेंगे, किसको भेजेंगे? तो कहेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किससे भेजेंगे? जीएसएलवी से भेजेंगे। आगे चलते हैं और आगे के पॉइंट में बात करते हैं। कहता है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। किसी भी कृत्रिम सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको पृथ्वी पर से आसानी से ट्रैक किया जाता है। उसको ट्रैक करने के लिए क्या नियम है? तो डॉपलर्स इफेक्ट के आधार पर जो है उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कहता है अमॉन्ग द SLV-3, RS-D1, IRS-1D एंड INSAT-2D इज नॉट अ स्पेस सैटेलाइट। इनमें से कौन सा स्पेस सैटेलाइट नहीं है? तो जो हमारा एसएलवी है, एसएलवी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये तो लॉन्च करने के वाला व्हीकल है ना। तो SLV-3 जो है इनमें से क्या नहीं है? स्पेस सैटेलाइट नहीं है। आगे के पॉइंट में बात करें, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एजुकेशनल सर्विस सैटेलाइट ईडूसैट। याद रखिएगा, एजुकेशनल सर्विस सैटेलाइट स्टडी के लिए जो सर्विस सैटेलाइट है इन स्पेस जो भेजा है भारत ने, पहला देश बन गया है, ईडूसैट है। तो दिस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च किया था? तो 20 सितंबर 2004 को। कब लॉन्च किया गया था एजुकेशन के लिए सैटेलाइट? तो 20 सितंबर 2004 को। तो याद रखिएगा, भारत जो है वो पहला देश बन गया जो एजुकेशन सर्विस के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया है, भेजा है। उसका नाम क्या है? ईडूसैट है, एजुकेशन सैटेलाइट। याद रखिएगा, ईडूसैट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, यह कब लॉन्च किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को। अगले पॉइंट में बात करते हैं, इन सितंबर 2002 में इंडिया ने क्या लॉन्च किया? मिटसैट को। किसको? मिटसैट को, जिसको मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट करते हैं। इसका मेन काम होता है मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम के बारे में बताना। आगे के पॉइंट में कहता है कल्पना वन इज द न्यू नेम ऑफ गिवन टू दिस सैटेलाइट। कल्पना 1 जो है किस सैटेलाइट को नया नाम दिया गया है? तो मिटसैट को,
जिसका नाम मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट है, उसी को क्या नाम दिया गया है? कल्पना 1 नाम दिया गया है। कहता है among the cartosat 2b, कल्पना 1, INSAT 2e and सत्यभामा सैट द एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट इज। इनमें से एकेडमिक इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान का जो उपग्रह है वो कौन सा है? याद रखिएगा, सत्यभामा सैटेलाइट। सत्यभामा सैटेलाइट जो है वो क्या है? आपका शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। आगे पॉइंट पे बात करेंगे, इंडियाज एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंडिया का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जी सैट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है, वाज कब लॉन्च किया गया? वाज लॉन्च्ड ऑन 21 मई 2011। वाज लॉन्च्ड ऑन 21 मई 2011। कहां से? तो कहेंगे कोरऊ। किससे कहेंगे? कोरू। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट में बात करते हैं। कहता है द इंडियन GSAT-7 सैटेलाइट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर। किसके लिए इसको विशेष रूप से बनाया गया? किसके लिए है? विशेष रूप से जो आपका GSAT-7 है, GSAT-7 सैटेलाइट जो है वो विशेष रूप से किसके लिए है? याद रखिएगा, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए है? मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए GSAT-7 को डेवलप किया गया है या उसी इरादे से बनाया गया है। तो GSAT-7 जो है वो किसके लिए है? तो मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए है, सैन्य संचार के लिए है। अब लास्ट स्लाइड है हमारा, इस लास्ट स्लाइड के बाद हम लोग इसे खत्म करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगेंगे, है ना? तो चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं और बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है हमारा। कहता है भारत द्वारा 29 सितंबर 2012 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया नया उपग्रह। 19 सितंबर 2012 को भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया जो उपग्रह है वो कौन सा है? GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 10। GSAT 10 कहता है इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT 6A सैटेलाइट। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया सैटेलाइट इन 2018। कब लॉन्च किया? 2018 लॉन्च किया। किसके माध्यम से? तो याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, F-08 के द्वारा। तीसरा लास्ट पॉइंट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है? भुवन है क्या है? तो 3D इमेजिंग क्षमताओं वाला इसरो का जियो पोर्टल है। क्या है? 3D इमेजिंग क्षमताओं वाला किसका? इसरो का एक जियो पोर्टल है। मेरे ख्याल से आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो पॉइंट्स याद हो जाएंगे, है ना? इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पॉइंट्स से सीधे सवाल आ जाते हैं। यही हमारा जो उद्देश्य है इन पॉइंट्स को बताना, या फिर जो हम ये वन लाइनर की सीरीज को हमने स्टार्ट किया, हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स होते जाएंगे उसको मैं क्लियर कर दूं। हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें से बाहर से नहीं आएगा, आपको पढ़ना हर चीज है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो करंट का विषय आता है ना? मतलब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ करंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो पूछे जाने वाले होते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको जो है करंट का जो सेक्शन है जहां पर कि आप खास करके जो रिसर्च वगैरह होते हैं उस सेक्शन को अगर आप देखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे सारे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।